वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2014 रेगुलर फर्स्ट या इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये इनकम स्टेटमेंट पार्ट बी जो कि है, ठीक है, क्योंकि पार्ट ए में बोला गया है कि आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाउंड आउट करो, ठीक है। तो पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे आज और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो चले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ कासिम एंड कॉर्पोरेशन ऑन December 31, 2013 वॉज एज अंडर, ठीक है। ये कासिम और कॉर्पोरेशन जो कि एक बिजनेस है उसकी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करो कि आपके पास यहाँ पे डेबिट के बैलेंसेस हैं और यहाँ पे आपके क्रेडिट के बैलेंसेस हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, नोट्स पेबल, अनअर्न्ड कमीशन और कैपिटल कासिम सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे हमें मालूम करनी है, ये हमें नहीं बताई हुई, ठीक है। और फिर नीचे आपके पास जो है एडजस्टमेंट के लिए डेटा गिवन है, जिसमें आपके पास ऑफिस सप्लाईज यूज, एक्यूरेट सैलरीज, कमीशन earned और bad debt estimated 2% on sales, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ये और ये इनकी अमाउंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और तो हमें करना क्या है कि आज की इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें दो चीज़ें गिवन थी कि आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट हम जो है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम जो है वो बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पे हमारा जो आज का फोकस वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट करना है। अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि नीचे दोनों साइड बैलेंस होती है, ठीक है। क्रेडिट की भी साइड बैलेंस हो रही होती है और डेबिट की साइड भी बैलेंस हो रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट वाला एक बैलेंस मिसिंग है तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो क्रेडिट साइड के तमाम क्रेडिट साइड को प्लस कर देंगे और तमाम डेबिट साइड को उस क्रेडिट साइड की जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करते जाएंगे तो जो बचेगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, क्योंकि ये साइड ऑब्वियसली जो है डेबिट की साइड बैलेंस नहीं हो रही होगी और डेबिट की साइड जो है वो कम आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट की साइड पे तमाम बैलेंसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, जबकि यहाँ पर एक बैलेंस अवेलेबल नहीं। तो इसका मतलब कि ये साइड कम आ रही होगी और ये जो है हमारे पास जो है तो क्या कहते हैं, हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इन तमाम रकमों को प्लस कर देंगे और उनमें से ये तमाम रकम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले इन सबको एड अप करता जाऊँगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास 20,000, देन 10,000, देन आई हैव 1,50,000, देन आई हैव 1,20,000, ठीक है। तो ये तमाम रकम हमारे पास आ गई 20, 10,000, 1,50,000, देन 1,20,000, ठीक है। अब मैं इन तमाम रकमों को जो डेबिट की साइड पर रकमें हैं उन सबसे सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा, ठीक है। सो माइनस 40,000, then minus 60,000, then minus 18,000, then minus 20,000, ठीक है, and then minus 11,000, and then minus 8,000, and then minus 3,000। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 1,40,000, ठीक है। तो हमने इस तरह जो है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर ली, जो कि है 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो पहला काम जो हमने करना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने का, वो हो चुका है। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट के लिए आप जो है सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर इनकम स्टेटमेंट एंड देन फॉर द पीरियड एंडेड, जिस पीरियड की है वो पीरियड, ठीक है, वो पीरियड आप लिखोगे। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है कि आपने जो देखो इनकम स्टेटमेंट ना 3 तरह की होती है। एक होती है जो ऐसे बिजनेसेस जो कि सेल्स नहीं करते हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड होते हैं, जैसे टीचिंग बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उनके ऑब्वियसली सेल्स तो हुई नहीं है, तो वो तमाम अपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके उनका नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, वो जो है वो रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो है वैल्यू एडिटिंग प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद वो फिनिश्ड गुड बना के वो सेल आउट करते हैं। तो उसकी भी इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट बनती है, क्योंकि वो उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता, वो कहीं से गुड्स नहीं परचेस करते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से जगहों से हो सकता है कि रॉ मटेरियल परचेस करते हो, लेकिन वो गुड्स इस पर्पज़ के लिए नहीं खरीदते हैं ताकि उनको रीसेल किया जाए। वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं ताकि उनसे एक फिनिश्ड गुड बनाया जा सके, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे रिटेल बिजनेसेस, जो क्या करते हैं वो दूसरी जगहों से इन्वेंट्री परचेस करते हैं और उनके ऊपर थोड़ा मार्कअप लगा के, मार्कअप चार्ज करके, यानी कि अगर 20 रुपये की खरीदी है तो 30 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये की खरीदी है तो 15 रुपये में बेच दिया, तो ये 5 रुपये का ये क्या आ गया, मार्कअप आ गया। तो ये मार्कअप चार्ज करके उनको सोल्ड कर देते हैं। फिर इस बिजनेस में हम लोग कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स उसने सेल किए वो उस बंदे को कितने की पड़ी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मल बिजनेस और जो आपकी थ्रू आउट दी कोर्स में जो ये इनकम स्टेटमेंट होगी वो उस सब में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट होगा और वो सब जो है वो रिटेल बिजनेसेस हैं, ठीक है।
तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने सेल्स रिकॉर्ड करनी है। अगर आपके पास सेल्स में से सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न ऐसी चीज़ें जो भी सेल्स को घटा रही है वो अपने सेल्स में से माइनस कर देनी है, फिर आपके पास आ जाएगा नेट सेल्स। ठीक है, फिर आपने देखना है कि इन्वेंट्री जो है जो बिगिनिंग इन्वेंट्री कौन सी है। ठीक है, बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, जो पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री होती है, क्योंकि वो इन्वेंट्री बच जाती है एक बिजनेस के बाद। एक बिजनेस के पास फिर बिजनेस क्या करता है, अब वो जाहिर सी बात है अगर बच गई तो ज़ाया तो नहीं करेगा ना, वो फिर वो नेक्स्ट ईयर जो है उसको सेल आउट करता है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट ईयर वो थोड़ी सी इन्वेंट्री तो सेल आउट नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है थोड़ी और इन्वेंट्री भी खरीदेगा। तो क्या करते हैं हम जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लेस कर देते हैं, फिर परचेजेस में से अगर रिटर्न क्या हो या डिस्काउंट मिला हो तो वो लेस कर देंगे। और फिर हमारे पास जो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, अगर हो कैरेज इन ट्रांसपोर्टेशन इन हो तो वो भी हम एडअप कर देते हैं, क्योंकि वो जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट से ही हम अपने फाइनल कंज्यूमर से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी परचेजेस लेकर आते हो और परचेजेस लेकर आते हो तो उस पर आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की फीस है वो भी मैं इस इन्वेंट्री के ऊपर ही लगा लूँगा। ठीक है, इसकी अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। ठीक है, देखो अब अगर आप एक मशीन लेकर आते हो घर पे 10,000 की, समझो आप लेकर आए। ठीक है, अगर आपका पड़ोसी आपको बोले कि भाई मुझे 10,000 की मशीन दे दो, तो आप क्या उसको 200,000 की मशीन दोगे? आप बोलोगे नहीं, मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी किया, 1,000 रुपये मेरे ट्रांसपोर्टेशन की फीस पड़ी, तो मैं इसको 10,000 में नहीं आपको 11,000 में बेच सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो आप लेकर आए ना, गुड्स को मूवमेंट करने के भी पैसे लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, आपको ट्रक के पैसे, सुजुकी के पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो पैसे भी आप ऑब्वियसली आपके फाइनल कस्टमर से ही निकालते हो। ठीक है, तो जिसके वजह से हम परचेजेस में ट्रांसपोर्टेशन इन भी एडअप कर देते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास इन्वेंट्री बच जाती है, ठीक है, साल के एंड में जो इन्वेंट्री बच गई, यानी कि वो अब इन्वेंट्री सोल्ड नहीं हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हम लेस कर देते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेजेस में से। ठीक है, तो जब हम उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने सेल्स के थ्रू बेच दिए वो हमको कितने के पड़े। ठीक है, तो ये कंप्यूट करने के बाद हमारे पास एक मार्जिन आ जाता है कि आपने जो है वो खाली सेल्स करने से मार्कअप से कितना कमाया है। ठीक है, मार्कअप लगाने से कितना प्रॉफिट किया है, उसको हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट या मार्जिन। ठीक है, मार्जिन से कितना कमाया, दिस इज व्हाट ग्रोस प्रॉफिट इज। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं दीगर एक्सपेंसेस, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो आपने ऑपरेशंस किए, जो आपको सेल्स करने के लिए जो सेलिंग एफर्ट्स करने पड़े, सैलरीज देनी पड़ी अपने एम्प्लॉयज़ को, ये तमाम चीज़ें जो है, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपने अपनी फैक्ट्री के लिए या जो अपनी दुकान के लिए जो है बिजली का बिल वगैरह भरा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, यानी कि इसी चीज़ें जो आपको ऑपरेशन करने की वजह से हुई। ठीक है, जो आपने ऑपरेशन रन किए उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हुए वो उनका आप कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर वो कर देते हैं आप लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आपको इन अ वेरी शॉर्ट मैनर में आपको बताया कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है इनकम स्टेटमेंट का। फिर एंड में जो आपके पास ऑपरेशन के बाद जो इनकम आती है उसको आप कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। फिर उस ऑपरेटिंग इनकम में से अगर कंपनी ने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई और बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, या कोई और सर्विस भी प्रोवाइड करती है गुड्स के साथ, ठीक है, तो वो फिर अदर इनकम में आ जाएगा। ठीक है, अदर इनकम में आ जाएगा। फिर अदर इनकम में से भी अदर इनकम जो है वो ऑपरेटिंग इनकम में से ऐड होके फिर आपके पास नेट इनकम आ जाएगी या नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रीफ स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो ये जो एक्चुअल में अगर आप स्ट्रक्चर को देखो या एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन की जो स्ट्रक्चर को देखो तो काफ़ी वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें उनके अनयूजुअल इनफ्रिक्वेंट आइटम्स भी आ जाते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आ जाते हैं, इसके अलावा उनके पास कम्प्रीहेंसिव इनकम्स आ जाती हैं, तो वो उनका जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आपको उनका इनकम स्टेटमेंट देखना तो आप PSX की वेबसाइट पे चले जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ये डेटा मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे कि जो है मुझे कंपनी के स्टेटमेंट्स वगैरह या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखें, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि जो एक्चुअल में जो रियल लाइफ में जो इनकम स्टेटमेंट बनती है वो किस तरह बनती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर आप वो जाके विजिट करें तो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है वो एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले और सबसे आसान वाली बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है परचेज वगैरह इन तमाम चीज़ों का चक्कर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखनी है सेल्स कितनी है हमारी। ठीक है, तो सेल्स हमने यहाँ पे देखेंगे सेल्स कितनी है हमारी, कितनी 1,20,000 की सेल्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कोई सेल्स के रिगार्डिंग कुछ गिवन तो नहीं गिवन। ठीक है, फिर सेल्स कितनी है हमारी 1,20,000, तो सेल्स आ गई हमारी 1,20,000, तो यहाँ पे हम सेल्स लिख लेंगे अपनी। ठीक है, तो आपकी ये सेल्स आ गई 1,20,000 की। अब हम देखेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो उसका हम तो कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं आपको कह रहा था कि काफ़ी आसान इनकम स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि मतलब दी हुई है इस साल यानी 2014 के ईयर में काफ़ी आसान जो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी कंप्यूट करके आपको मिल गया है। ठीक है, तो कितना है 1,40,000 यानी कि जो गुड्स हमने सेल किए
वो यानी कि लॉस सेल किया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने जो गुड्स सोल्ड किए तो वो हमें 1,40,000 के पड़े, जबकि हमने सेल किया 1,20,000 में, तो उसका मतलब कि 20,000 का यहाँ पे हमें नुकसान हो गया, ठीक है, हमने लॉस सेल की है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने के, 1,40,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका जो ग्रोस लॉस आ जाएगा कितना है, 20,000 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 20,000 से आपने लॉस सेल की है, यानी कि आप खसार में चले गए हो, ठीक है, मतलब कि आप नहीं, ऑब्वियसली कासिम एंड कोऑपरेशन, ठीक है, और आप एज अकाउंटेंट हम जो है यहाँ पे इसकी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं कासिम एंड कोऑपरेशन की, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब तमाम अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखनी है, ठीक है, कौन कौन सी हमारी एक्सपेंसेस है और उनकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग आ गई है, ठीक है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना वो तमाम यहीं से ही यहाँ पे लिख कर ही उसको से माइनस कर देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो, ठीक है, अदरवाइज प्लस होगा ऑब्वियसली, तो इससे माइनस करके मैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ या नेट लॉस यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पहले तमाम एक्सपेंसेस को प्लस कर दूंगा, फिर मेरा जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा उसको जो है इसमें से माइनस कर दूंगा, या इसमें क्योंकि ये भी माइनस में तो ऑब्वियसली माइनस माइनस ये ऐड अप हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में तो उसका मतलब माइनस में, ठीक है। अकाउंटिंग में हम जब भी कोई रकम ब्रैकेट में देखो तो समझ जाओ कि ये माइनस में है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम इस तरह जो है वो जो नेगेटिव अमाउंट होती है उसको हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ऑपरेटिंग सबसे पहला हमारा एक्सपेंस कौन सा हाथ लगता है, तो ये एक्सपेंस हमने देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज योर एसेट नॉट एक्सपेंस, ठीक है। फिर अर्नड कमीशन, दिस इज योर लायबिलिटी नॉट एक्सपेंस अगेन। फिर आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए हैं, पहला है आपके पास सैलरीज एक्सपेंस कितना है, 11,000 का। अब देखो इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रूड सैलरीज। अब अक्रूड जब भी वर्ड है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अक्रूड का क्या मतलब है। देखो अक्रूड के ना दो मतलब होते हैं, या तो फिर पैसा आना है या जाना है, ठीक है। ये आने के भी सेंस में आता है, जाने के भी सेंस में आता है, ठीक है, यानी कि रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है आपका, ठीक है। अब आपको डिटरमाइन करना है कि आपके यहाँ पे इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है अक्रूड ये कौन से सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इधर के ये रिसीवेबल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है या पेएबल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आप किस तरह पता करोगे कि ये रिसीवेबल के सेंस में हो रहा है या पेएबल के सेंस में हो रहा है। वैसे ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अक्रूड का मतलब होता है ड्यू। क्या चीज़, यहाँ पे मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, ड्यू, DUE, ड्यू। ड्यू का क्या मतलब होता है, रिमेनिंग, ठीक है, यानी कि पैसा या तो आना रिमेनिंग है या तो फिर जाना रिमेनिंग है, ठीक है, कुछ ना तो कुछ चीज़ रिमेनिंग है। अक्रूड का मतलब सिंपल ये होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिटरल मायना, इसका डिक्शनरी मायना निकाल लें तो ये आपको मिलेगा ड्यू के सेंस में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ड्यू हो, या तो आना ड्यू या तो जाना ड्यू। अब हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आना है या जाना है, ठीक है, पैसा। तो आप देखोगे कि इसके आगे जो अकाउंटिंग आइटम है आपका, अकाउंटिंग आइटम वो कौन सा है और वो इस बिजनेस का नेचर कैसा है और वो इस अकाउंटिंग आइटम को किस तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इधर वो अपना एक्सपेंडिचर मानता है इस अकाउंटिंग आइटम को या तो फिर अपना रेवेन्यू मानता है। अगर वो अपना रेवेन्यू मानता है इस अकाउंटिंग आइटम को तो इसका मतलब कि ये रिसीवेबल है, और अगर वो अपना जो है इस अकाउंटिंग आइटम को अपना एक्सपेंडिचर मानता है तो इसका मतलब कि ये पेबल है, ठीक है। तो अब देखो सैलरीज यहाँ पे अपनी एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, कंपनी की एक्सपेंस होती है, यानी कि कोई सैलरी एक ऐसा अकाउंटिंग आइटम है जो कंपनी जो है पे करती है, ठीक है। कंपनी यानी कि कासिम एंड कॉर्पोरेशन या ये बिजनेस जो है वो पे करता है अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, पे करता है। तो इसका मतलब कि कासिम और कॉर्पोरेशन के बिजनेस के पास से पैसा जाता है एज अ सैलरीज एक्सपेंस, तो इसका मतलब कि ये पेबल हुआ, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग आइटम यहाँ पे आप मैच कर लो कि सैलरीज ये लोग पे करते हैं, इनको सैलरीज मिलती नहीं है। अगर यहाँ पे सैलरीज मिलती होती या यहाँ पे लिखा होता कि सैलरीज रेवेन्यू और यहाँ पे आता कि वैसे सैलरीज रेवेन्यू होता तो नहीं है क्योंकि सैलरीज इज ऑलवेज एक्सपेंस, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सैलरीज रिसीवेबल लिखा मतलब सैलरीज रेवेन्यू लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता अक्रूड सैलरी, फिर आप उसको एज अ रिसीवेबल ट्रीट करते ना कि लायबिलिटी, ठीक है, आपको इसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट करते, रिसीवेबल ट्रीट करते ना कि पेएबल। तो यहाँ पे चूंकि हम सैलरीज पे करते हैं, एक्सपेंस है हमारा, तो यहाँ पे हमारी सैलरीज पेएबल होंगी अक्रूड सैलरीज अगर लिखा हुआ हो तो, ठीक है। तो सैलरीज पेएबल है यहाँ पे हमारी, तो इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री बना लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अक्रूड सैलरीज लिखा हो तो इसका मतलब कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो बनेगी, अगर आपने एडजस्टिंग एंट्री आपको नहीं पता तो ये बिल्कुल साल के एंड की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं जो कि नॉन कैश एंट्रीज होती हैं और जो कि अक्रूड बेसिस अकाउंटिंग में
बनाई जाती हैं, ठीक है, कैश बेस अकाउंट में नहीं होती है। लेकिन जो एक अकाउंटिंग चलता है या प्रोसीजर वो क्रूड बेस ही चलता है और कैश बेस अकाउंटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको कैश बेस अकाउंटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी कि एक तो हमने सैलरीज एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि हमने पे करना है सैलरीज को, ठीक है। और दूसरा हमारी सैलरीज पेएबल है, ठीक है, सैलरीज पेएबल है, ठीक है। तो सैलरीज पेएबल एज अ लायबिलिटी जब भी हम भरती हैं तो हमारी क्रेडिट होती है, तो उसकी वजह से मैंने इसको नीचे क्रेडिट साइड के पे लिखा। और सैलरीज एक्सपेंस जब भी एज हमारा एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से मैंने इसको ऊपर लिखा है, यानी कि शो करा है कि डेबिट होगा। अब ये वाली सैलरीज एक्सपेंस कितने की है, ये सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 4000 की है, ठीक है। 4000 की ये सैलरीज एक्सपेंस है। और यहाँ पे ये जो सैलरीज एक्सपेंस है कितने की है, 11000 की। दोनों डेबिट साइड पे, ये भी डेबिट साइड पे और ये भी डेबिट साइड पे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 11000 प्लस 4000 क्योंकि दोनों डेबिट है और जब भी बढ़ते हैं तो प्लस होती है, तो उसका मतलब कि ये भी प्लस में हमारे पास और ये भी प्लस में हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों 11000 प्लस 4000 कितने हो गए आपके 15000। तो 50000 आप टोटल सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे 15000 का रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारे पास ऑफिस सप्लाईज है और ऑफिस सप्लाईज ही हमारा एसेट है, ठीक है। 8000 तो हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपके पास है रेंट एक्सपेंस जो कि 3000। अब इसके रिगार्डिंग देखो आपके पास कोई एडजस्टमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है रेंट एक्सपेंस, तो उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा आ गया रेंट एक्सपेंस एज इट इज ही 3000 से, ठीक है। अब हम हमारी एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। अब एडजस्टमेंट में लिखा है ऑफिस सप्लाईज यूज, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेट जस्ट वेट। ओके, तो ये सही हो गया। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड 5000, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कितने की थी, 8000 की थी ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या होती है, जैसे पेन पेपर वगैरह। ये बिजनेस जो है अपनी जब ऑफिस सप्लाईज लेकर आया था तो कुछ 8000 की लेकर आया था महीने के स्टार्ट में, ठीक है। 8000 की इसने ऑफिस सप्लाईज लेके, लेकिन महीने की एंड में हमें पता चला कि 5000 की इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब जो इस्तेमाल हो चुके हैं उनको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज कितनी बच गई, जब आप 5000 में से माइनस करोगे, 8000 में से माइनस करोगे 5000, तो आपके पास ये बचेगा 3000, ठीक है। तो 3000 ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि कितनी आपकी एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। एक्सपेंस आउट कितनी हुई, 5000 की आपकी एक्सपेंस आउट हो गई, क्योंकि ये ऑफिस सप्लाईज यूज हो गई मतलब खत्म हो गई। अब जो खत्म हो गई वो उसको आप एक्सपेंस आउट कर दोगे, ठीक है। तो 5000 की आप एक्सपेंस आउट कर दोगे तो आपका ये क्या कहते हैं यूज्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना हो जाएगा। इसको या तो फिर आप ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंस लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप इसको यूज्ड भी लिखोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। कितने की यूज्ड हो गई, 5000 की यूज्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 5000 की यूज्ड हो गई। जो यूज्ड हो गई वो एक्सपेंस आउट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा होता कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, ठीक है, अगर अनयूज्ड लिखा होता फिर क्या करते आप, फिर आप 3000 की एक्सपेंस आउट कर देते हैं। यानी कि 8000 की ऑफिस सप्लाईज थी, 5000 की अभी भी पड़ी हुई है, तो कितने की एक्सपेंस आउट हो गई, 3000 की एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे अब जो यूज्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि आप 5000 ये एक्सपेंस आउट कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास है अक्रूड सैलरीज, जो उसकी तो हमने ऑलरेडी कर ली, ठीक है। फिर आपके पास कमीशन अर्नड, ये आपकी इनकम है, अर्नड हो गई, यानी कि इनकम आ गई, ठीक है आपकी। फिर आपके पास है बैड डेट एस्टिमेटेड 2% ऑन सेल्स, ठीक है। 2% सेल्स का इज योर बैड डेट्स, ठीक है। तो हमारी सेल्स कितनी हुई है, हमारी सेल्स हुई थी 1,20,000, दिस इज आवर सेल्स, ठीक है। तो 1,20,000 का 2% निकालेंगे तो हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, ठीक है। तो यानी कि 2400 इज योर बैड डेट्स एक्सपेंस। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बैड डेट एक्सपेंस को, ठीक है। तो ये आपका आ गया बैड डेट एक्सपेंस 2400, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹6000, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई मतलब कि खत्म हो गई, इसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि प्रीपेड एक्सपेंस कितनी, प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है 20,000, यानी कि हमारे पास मंथ के स्टार्ट में हमारे पास 20,000 प्रीपेड इंश्योरेंस थी, ठीक है। प्रीपेड यानी कि हमने एडवांस में इंश्योरेंस पे की हुई थी, ठीक है। फिर मंथ के एंड में हमें पता चला कि भाई हमारी इंश्योरेंस जो वो एक्सपायर्ड हो गई, कितने की 6000 की एक्सपायर्ड हो गई। अब जो एक्सपायर्ड हो गया उसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। ये जो इनकम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। मैंने इससे जो है कॉम्प्लेक्स इनकम स्टेटमेंट दूसरे ईयर्स में देखी है, ठीक है। अब ये 2014 रेगुलर का पेपर भी काफ़ी आसान आया है। सो दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख लेते हैं।
6000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये आ गया हम इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब हम इनका सम कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है। तो 15,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 2,400 एंड देन अगेन प्लस 6,000, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे हो गए 31,400, ठीक है। 31,400 हमारा हो गया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 31,400 के, ठीक है। और ये भी माइनस में, ठीक है। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस की लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास कोई अदर इनकम तो नहीं। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो अदर इनकम है, कमीशन अर्नड है, ठीक है। कमीशन अर्नड इज अ इनकम। अब अनअर्नड कमीशन क्या होता है? अनअर्नड कमीशन ये चीज़, अनअर्नड कमीशन ये होता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी को एडवांस दिया था तो आपको क्या हुआ था, आपका प्रीपेड हुआ था, ठीक है। इसी तरह अगर आपको किसी ने एडवांस दिया, जैसे लेट सपोज के आपने रेंट मतलब आपने जो सर्विस अभी तक नहीं दी किसी बंदे को, ठीक है। आप लेट सपोज के आप टीचिंग की सर्विस देते हो, आपने किसी बंदे को सर्विसेज नहीं दी लेकिन उसने आपको पहले ही पेमेंट कर दी, ठीक है। तो वो आप जो है उसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको आप एज अ रेवेन्यू ट्रीट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका ये एक्चुअल में रेवेन्यू हुआ ही नहीं है, आपको अभी भी सर्विस आपको वो देनी है, सर्विस आपकी पेबल है, ठीक है। सर्विस आपकी पेबल है, तो जिसके वजह से आप इसको अपना अर्नड कमीशन मानोगे, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा कमीशन जो कि आपने अभी तक कमाया नहीं है लेकिन आपको पैसे मिल चुके हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वो पैसे जो आप उसको अपना अर्नड मानोगे, ठीक है। तो वैसे एक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको ये बता दूँ क्योंकि मेरे जहन में ये आया कि जो अर्नड होते हैं ना, उसको वो अकाउंटिंग की प्रिंसिपल के हिसाब से तो हमारा अर्नड होता है, लेकिन जब हमें पैसा आ जाता है ना हाथ में, तो उसके ऊपर वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। टैक्स डिडक्टेबल होता है तो कंपनी जो है वो टैक्सेशन के लिए वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाती है फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस, और फॉर द रिपोर्टिंग पर्पसेस वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाती हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई थॉट दैट यू शुड नो, ठीक है, आगे काम आएगा। सो फिर हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, हमारे पास अनर एक्सपायर्ड इंश्योरेंस थी, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस थी 20,000, और उसमें से कितने ये एक्सपायर्ड हो गई 6,000 की एक्सपायर्ड, आई मीन ये तो हो गया था हमारा। मैं कहाँ ऑफ टॉपिक जाने की वजह से मैं भटक गया, ठीक है। सो वरी नॉट, हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए थे। अब हमें हम कमीशन की बात कर रहे थे, कमीशन अनअर्न्ड कमीशन की बात कर रहे थे। ऐसा कमीशन जो आपका अर्नड नहीं हुआ था 10,000 का, लेकिन यहाँ पे आपके पास पता चला आपको महीने के एंड में कि आपने जो है वो 7,000 की सर्विसेज दे दी है, यानी कि 7,000 आपका रेवेन्यू हो गया, तो आप इसको अपना रेवेन्यू मान लोगे, ठीक है। तो आपका अनअर्न्ड कमीशन जो है, क्योंकि आप ये डेबिट की मतलब क्रेडिट की साइड खुला होता है, आप उसको उठा के 7,000 से डेबिट कर दोगे और उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट की एंट्री डालोगे, कमीशन अर्नड की, ठीक है, एंट्री किस तरह बनेगी, ठीक है। सो कमीशन अर्न जो है 7,000 आपका ये रेवेन्यू है, तो उसको आप एज अ रेवेन्यू यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अदर रेवेन्यू में आपके पास आ जाएगा कमीशन अर्न, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे अदर रेवेन्यू, आपका आ जाएगा कमीशन अर्न, ठीक है, कितना 7,000 का, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका ये रेवेन्यू है, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा टोटल लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। ऑब्वियसली लॉस ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें नेगेटिव में, एक चीज़ पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे टोटल हम नेट लॉस लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल नेट लॉस, या टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेट लॉस, ठीक है। अब नेट लॉस कितने का होगा हमारा, लेट जस्ट कैलकुलेट इट। तो आपके पास सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि आपका नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 का, ठीक है। सो माइनस कर दिया इसको 20,000, माइनस 20,000 लिख लिया, ठीक है। फिर आपके पास से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि अगेन एक नेगेटिव अमाउंट है क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब माइनस में, तो फिर से हमने इसको माइनस कर दिया 31,400, ठीक है। फिर आपके पास एक पॉजिटिव में बैलेंस पड़ा हुआ है किसका, अदर रेवेन्यू का या अदर इनकम का, कमीशन अर्न जो कि 7,000 है, तो उसको हम पॉजिटिव में लिख लेते हैं 7,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, जब हम इस बटन को दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है लॉस है हमारा 44,400 का, ठीक है। 44,400 का हमें टोटल यानी कि नेट लॉस आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं नेट लॉस हमारा 44,400 का, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।